हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? 65वां बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसी चल रही है? इधर एग्जाम का डेट बढ़ जाने से देखता हूँ स्टूडेंट काफी रिलैक्स हो गए। ये ठीक नहीं है। 64वां मेंस का जब से रिजल्ट आया है, मैं स्टूडेंट में दो चीज देख रहा हूँ, ओवर एक्साइटमेंट और ओवर डिप्रेशन। दोनों घातक है। इसका सीधा असर 65वां बीपीएससी के प्रिपरेशन पर पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका हो गया है वह ओवर एक्साइटेड हो गए और जिनका नहीं हुआ ओवर डिप्रेस हो गए। तो ऐसा नहीं होना है, आप नॉर्मल रहें। प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू तीनों के मार्क्स के बाद अल्टीमेटली सफलता मिलती है। तो निश्चित रूप से मेंस क्वालिफाई करने खुशी की बात है, लेकिन पूरी खुशी तभी होगी जब आप अंततः सेलेक्ट होंगे। तो इसलिए अभी एक महत्वपूर्ण चुनौती आपके सामने बनी हुई है और 65वां बीपीएससी मेंस भी है, तो इसलिए आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अभी आज जैसा कि हम 65वां बीपीएससी क्वेश्चन को एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर वर्कआउट कर रहे हैं और मैंने डिसाइड किया था 39 टॉपिक है जिसको मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो थोड़ा स्लो होगा ताकि आपको अपना जो सिस्टम है मोबाइल या लैपटॉप, उसको आपको पॉज करके फिर से 2-3 बार सुनने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कूल बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप और धारा प्रवाह सुनते जाए और देखते जाए, समझ रहे? लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जब मैं आंसर दूंगा इसको आप मानक आंसर नहीं मानेंगे, केवल आप इस दिशा में एक सहयोग मानेंगे, इसमें अपनी तरह से वैल्यू एडिशन करेंगे और समझ रहे, इसमें और क्वालिटी इनरिच करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं? तो पिछला वाला क्लास जो मैं ले रहा था उसमें मैंने पद सोपान नियंत्रण विस्तार वाला टॉपिक को जरा डिस्कस किया था कि इस टॉपिक पर बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, समझ रहे? आज एक क्वेश्चन यहाँ है जो 48वां में आया था। उसमें सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और नियंत्रण विस्तार के अवधारणाओं का विवेचना करने आया है। बहुत बड़ा टॉपिक क्वेश्चन है ताकि तो तीनों सिद्धांत को अगर स्टूडेंट लिखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक सिद्धांत तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, तो उसको तो रिपीट नहीं करेंगे। सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत को देखेंगे और समन्वय पर थोड़ा नोट करा देंगे। सर तो मेन चूंकि ये है कि सत्ता और उत्तरदायित्व पर फुल क्वेश्चन आता है। सत्ता पर एक आध दफा बीपीएससी में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सत्ता वाला टॉपिक 44वां बीपीएससी में एक दफा क्वेश्चन आया था, सत्ता से आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न प्रकार और सीमाओं का वर्णन करें, ये बीपीएससी में आया है। तो इस पे तो आपको सत्ता और उत्तरदायित्व वाला टॉपिक जरा बड़ा है, मैं उसको थोड़ा ढंग से कराना चाहूंगा और फिर जैसा देखता हूँ, अगर हुआ नहीं तो फिर अगले क्लास में समझाई कराऊंगा, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि सत्ता और उत्तरदायित्व, समन्वय और नियंत्रण विस्तार अवधारणाओं को समझाइए। क्लियर है? जो 48वां 52वां बीपीएससी में आया था उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए। तो जो नियंत्रण विस्तार मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं नियंत्रण विस्तार पिछले क्लास में लिखा चुका हूँ, इसलिए फिर रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए। लेकिन इस क्वेश्चन में उसको इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा क्योंकि क्वेश्चन का हिसाब उसी तरह से होगा, ठीक है ना? तो स्टार्ट करें हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत या सत्ता और उत्तरदायित्व, सत्ता और उत्तरदायित्व, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लिख सकते हो, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, और नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, और नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत 21वीं सदी में लोक प्रशासन के विज्ञान के 21वीं सदी में लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है। 21वीं सदी में लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है।
21वीं सदी में लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, महत्वपूर्ण घटक है। इन तीनों सिद्धांतों का प्रासंगिकता और महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इन तीनों सिद्धांतों का प्रासंगिकता और महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ये तीनों सिद्धांत संगठन के पिरामिडीय आकृति को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। संगठन के पिरामिडीय आकृति को निर्धारित व प्रभावित करते। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये तो हो गया जो जनरल बैकग्राउंड हो गया, जो शुरू में हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग लिखते हैं 1 बाय 1 करके तीनों सिद्धांत पर, खासतौर पर सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को तदक्रम का सिद्धांत या अनुक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कहलाता है। अनुक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर है? इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगसम होना चाहिए। सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगसम होना चाहिए। अर्थात यदि किसी को सत्ता दिया जाता है तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। यदि किसी को सत्ता दिया जाता है तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। और यदि किसी को उत्तरदायित्व दिया जाता है तो, यदि किसी को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसे उसी मात्रा में सत्ता भी सौंपा जाना चाहिए, या उसी मात्रा में सत्ता भी सौंपा जाना चाहिए। यह संतुलित राजनीति का कारक है। और विकसित देशों के लोक प्रशासन में देखा जा सकता है। समझ में आया आपको? यानी विकासशील देश में दोनों बराबर कभी कभी नहीं रहते। सत्ता अलग होता है, उत्तरदायित्व अलग होता है। सत्ता ज्यादा होता है, उत्तरदायित्व कम होता है। कहीं उत्तरदायित्व ज्यादा रहता है, कहीं सत्ता कम रहता है। इसलिए असंतुलित राजनीति देखने को मिलता। ठीक है? तो क्या बताइए, यह विकसित देशों के लोक प्रशासन में देखा जाता है। देखिए, प्रायः शक्ति और सत्ता समानार्थक प्रयुक्त होते हैं। परंतु दोनों के बीच फर्क होता है।
दोनों के बीच अंतर होता है, दोनों के बीच अंतर होता है, परंतु दोनों के बीच अंतर होता है। शक्ति किसी सामाजिक संबंध में, किसी सामाजिक संबंधों में, शक्ति किसी सामाजिक संबंधों में या सामाजिक संबंध में, किसी सामाजिक संबंध में उस संभावना को कहते हैं, उस संभावना को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति, उस संभावना को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति, उस संभावना को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति विरोध के बावजूद, जिसमें एक व्यक्ति विरोध के बावजूद अपना आदर्श, विरोध के बावजूद अपना आदर्श, आदेश अथवा इच्छा दूसरों से मनवाने में या दूसरों द्वारा मनवाने में सक्षम होता है, दूसरों द्वारा मनवाने में सक्षम होता है, दूसरों द्वारा मनवाने में सक्षम होता है। शक्ति वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकता है, शक्ति वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकता है, शक्ति वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकता है। वैधानिक शक्ति को ही सत्ता कहते हैं, वैधानिक शक्ति को ही सत्ता कहते हैं। या शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार को कहते हैं, या शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार को कहते हैं, या शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार को कहते हैं। मोने और रैले के विचार में, मोने और रैले के विचार में सत्ता, मोने और रैले के विचार में सत्ता सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति है, सत्ता सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति है, सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति है जो संगठनात्मक संरचना को वैधानिकता प्रदान करती है, जो संगठनात्मक संरचना को वैधानिकता प्रदान करता है। सत्ता का संगठन में वही महत्व है सत्ता का संगठन में वही महत्व है जो शरीर में आत्मा का होता है, जो शरीर में आत्मा का होता है। सत्ता के कारण ही संगठन साविक, सा वा हर्षय या और का साविक मतलब ऑर्गेनिक होता है। सत्ता के कारण ही संगठन साविक और एकजुट रहता है, सत्ता के आधार पर ही संगठन में निर्णय, नेतृत्व, अभिप्रेरण जैसे
निर्णय, नेतृत्व, अभिप्रेरण, नियंत्रण जैसे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। जैसे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। और अगर सत्ता संगठन से निकल गया तो सारे संगठन मृत हो जाएगा। संगठन को सत्ता ही जो होता है वो क्या करता है? जीवंत रूप प्रदान करता है। ठीक है, सत्ता के आधार पर ही संगठन कार्य व्यवहार करता है। सत्ता के आधार पर ही संगठन कार्य व्यवहार करता है और निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। क्लियर है? तो ये सत्ता के संबंध, पैराग्राफ चेंज कर देना। सत्ता के संबंध में 3 सिद्धांत है। सत्ता के संबंध में 3 सिद्धांत है जो निम्नवत है। पहला सत्ता का औपचारिक सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। सत्ता का औपचारिक सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा द्वारा समर्थित है। हेनरी फ्यूएल, मैक्स वेबर इत्यादि इसके समर्थक है। हेनरी फ्यूएल, मैक्स वेबर इत्यादि समर्थक है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता संगठन में पद से जुड़ा रहता है। और जो भी व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है और जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठता है वह सत्ता का प्रयोग करता है और आदेश और निर्देश देता है। अधीनस्थों के लिए उन आदेश और निर्देशों का मानना उनका कर्तव्य होता है। अधीनस्थों के लिए उन आदेश और निर्देशों को मानना क्या होगा? उनका कर्तव्य होता है। दूसरा लिख लो, सत्ता का औपचारिक सिद्धांत, सत्ता का स्वीकार्यता सिद्धांत। यह सिद्धांत व्यवहारवादी विचारधारा द्वारा समर्थित है। यह सिद्धांत व्यवहारवादी विचारधारा द्वारा समर्थित है। और इस सिद्धांत का बर्नार्ड और साइमन जैसे विचारकों ने
समर्थन किया है। बर्नार्ड और साइमन जैसे विचारकों ने समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता की वैधानिकता या वरिष्ठ के सत्ता की वैधानिकता अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। इसलिए एक वरिष्ठ को उसी हद तक सत्ता का प्रयोग करना चाहिए जिस हद तक वह अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्य हो। सत्ता के स्वीकार्यता सिद्धांत के आधार पर बर्नार्ड ने उदासीनता क्षेत्र अवधारणा और साइमन ने स्वीकार्यता क्षेत्र अवधारणा विकसित किया। और स्पष्ट किया है कि वही आदेश या वही सत्ता अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्य होते हैं जो इन क्षेत्र के दायरे के अंदर आते हैं, जो इन क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब तीसरा सिद्धांत लिख लो, सत्ता का सक्षमता सिद्धांत। देखो, यह सिद्धांत उपरोक्त दोनों सिद्धांतों का सम्मिश्रित रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार वरिष्ठ के सत्ता की वैधानिकता उसके सक्षमता पर निर्भर करता है। वरिष्ठ के सत्ता की वैधानिकता उसके सक्षमता पर निर्भर करता है। जैसे आप देखते होंगे, जो इसके पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अभी मोदी प्रधानमंत्री है। एक दफा मेरे को याद आता है कि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे,
कहीं रेलवे घटना घटी थी तो रेल मंत्री को उन्होंने कहा कि जाइए आप क्षेत्र में दौरा कीजिए, राहत कार्य का सुपरविजन कीजिए। वो जनता इनसे जुड़े हुए थे, तमिलनाडु के टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से, और उस समय कांग्रेस कलकत्ता में रैली थी टीएमसी का, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देश को अनदेखा करके टीएमसी की रैली में जाना उचित समझा। तो समझ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जो शक्ति केंद्र का केंद्र बिंदु है, जो भारतीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके बावजूद भी उनके आदेश को उनके सबॉर्डिनेट नहीं मान रहे थे। कारण सक्षमता हो सकता है। और अभी देखें, मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, इनका जो कॉम्पिटेंस लेवल है काफी अच्छा है, और देश में मंत्री क्या, मंत्री भी और जनता भी एक सबर से उनके बातों को लगभग स्वीकार करता है। ये तो डिपेंड करता है कि नेतृत्व क्या वैधानिकता, सत्ता क्या वैधानिकता किस पर निर्भर करता है, ना अधीनस्थों के स्वीकारता पर निर्भर करता है, ना पद पर निर्भर करता है, बल्कि उस पद पर बैठा व्यक्ति कितना सक्षम है इस पर निर्भर करता है। होता है कि नहीं होता है? क्लियर? देयर इज नो कन्फ्यूजन? क्लियर है? ये सरल शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार, सरल शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता की वैधानिकता, इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता की वैधानिकता न तो पद पर निर्भर करता है, न तो पद पर निर्भर करता है, न ही अधीनस्थों द्वारा स्वीकारता पर निर्भर करता है, न ही अधीनस्थों द्वारा स्वीकारता पर निर्भर करता है, बल्कि उस पद पर बैठे व्यक्ति के सक्षमता पर निर्भर करता है, उस पद पर बैठे व्यक्ति के सक्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर देखो। सत्ता कई प्रकार का होता है, सत्ता कई प्रकार का हो सकता है। मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 वर्गों में बांटा। मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 वर्गों में बांटा। पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता, और विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता, विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता। उसी प्रकार अमिताय एट ज्वाइनी ने, अमिताय एट ज्वाइनी, AMITAI, अमिताय एट ज्वाइनी, ETZIONIA, एट ज्वाइनी, ETZIONI, एट ज्वाइनी ने सत्ता को 3 वर्गों में बांटा है। एट ज्वाइनी ने भी सत्ता को 3 वर्गों में बांटा है। दमनकारी सत्ता, भावात्मक सत्ता, भावात्मक से पुरस्कार वगैरह मिलता है जो, भावात्मक सत्ता, और भौतिक सत्ता, मौद्रिक, पैसा कौड़ी वाले, भौतिक सत्ता। जैसे रिलायंस के मालिक अंबानी के पास बहुत सत्ता है, पैसा बहुत ज्यादा है। किसी को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, अमर्त्य सेन ले लो, कैलाश सत्यार्थी ले लो, इन लोगों को बहुत सत्ता प्राप्त है। किस आधार पर? तो इनको मिला है सत्ता, जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ उनके आधार पर। और कुछ लोग बंदूक के भय पर, जैसे चाइना को ले लो, वो किस तरह से दादागिरी करता है,
तो वो करता है दमन के आधार पर। नॉर्थ कोरिया को ले लो, क्लियर। हम लोग देखते हैं, देखिए सत्ता के मुख्य रूप निम्नवत है, सत्ता के मुख्य रूप निम्नवत है। हमें दो चार तो बतला ही दो, है कि नहीं। पहला देखो, निरंकुश सत्ता और लोकतांत्रिक सत्ता। निरंकुश सत्ता और लोकतांत्रिक या राजतंत्रात्मक सत्ता का ज्यादा अच्छा होगा। राजतंत्रात्मक सत्ता और लोकतांत्रिक सत्ता ज्यादा अच्छा होगा। राजतंत्रात्मक सत्ता और लोकतांत्रिक सत्ता। राजतंत्रात्मक सत्ता और लोकतांत्रिक सत्ता। देखिए राजतंत्रात्मक सत्ता राजतंत्रात्मक सत्ता राजा में निहित होता है। राजा में निहित होता है, जो विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। और ले लो लोकतांत्रिक सत्ता, जबकि लोकतांत्रिक सत्ता जनता में निहित होता है। लोकतांत्रिक सत्ता जनता में निहित होता है, जो निर्वाचन के माध्यम से प्राप्त होता है। जो निर्वाचन के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर लिखो आप, एकल सत्ता और बहुल सत्ता। एकल सत्ता और बहुल सत्ता। देखिए, यदि सत्ता एक व्यक्ति में निहित हो, यदि सत्ता एक व्यक्ति में निहित हो तो इसे एकल सत्ता कहते हैं। तो इसे एकल सत्ता कहते हैं। जैसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सत्ता राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति में निहित होता है। इसके विपरीत बहुल सत्ता वह है, इसके विपरीत बहुल सत्ता वह है जो व्यक्तियों के समूह में निहित होता है। जो व्यक्तियों के समूह में निहित होता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में या मंत्रिमंडल में निहित होता है। संसदीय शासन प्रणाली में या मंत्रिमंडल में निहित होता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में निहित होता है। हो गया। देखिए, तीसरा कर दीजिए, सूत्र सत्ता, मंत्रणा सत्ता और कार्यात्मक सत्ता। सूत्र सत्ता, मंत्रणा सत्ता और कार्यात्मक सत्ता। ठीक है। देखिए, सूत्र सत्ता वह सत्ता है जो संगठनात्मक उद्देश्य के प्राप्ति से संबद्ध होता है। जो संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति से संबद्ध होता है।
संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति से संबंधित होता है। देखिए, मंत्रणा सत्ता वह सत्ता है जो मंत्रणा सत्ता वह सत्ता है जो संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति में परामर्श इत्यादि से संबद्ध होता है। परामर्श इत्यादि से संबंधित होता है। परामर्श इत्यादि से संबंधित होता है। लेकिन जबकि कार्यात्मक सत्ता वह सत्ता है जो संगठनात्मक लक्ष्य के प्राप्ति में सेवा कार्य से जुड़ा होता है। सेवा कार्य, कुछ सर्विस दे रहा है, कोई सहायक कार्य कर रहा है। सेवा कार्य से जुड़ा होता है। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। एक सत्ता और कह सकते हो, औपचारिक सत्ता और अनौपचारिक सत्ता का दो। देखिए, औपचारिक सत्ता वह है जो पद में निहित होता है। औपचारिक सत्ता वह है जो पद में निहित होता है और संगठनात्मक उद्देश्य के प्राप्ति से संबंधित होता है। संगठनात्मक उद्देश्य के प्राप्ति से संबद्ध होता है। संगठनात्मक उद्देश्य के प्राप्ति से संबंधित होता है। जबकि अनौपचारिक सत्ता वह सत्ता है जो किसी व्यक्ति में निहित होता है और किसी समूह के उद्देश्य के प्राप्ति में प्रयुक्त होता है और किसी समूह के उद्देश्य के प्राप्ति में प्रयुक्त होता है। किसी समूह के उद्देश्य के प्राप्ति में संबद्ध होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी समूह के उद्देश्य के प्राप्ति में। एक और कर दो, उत्तरदायी सत्ता और अनुत्तरदायी सत्ता। उत्तरदायी सत्ता अथवा अनुत्तरदायी सत्ता। देखिए, वह सत्ता जो किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी हो, उसे उत्तरदायी सत्ता कहते हैं। वह सत्ता जो किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी हो, उसे उत्तरदायी सत्ता कहते हैं। जैसे संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके विपरीत अनुत्तरदायी सत्ता वह होता है अनुत्तरदायी सत्ता वह सत्ता है जो
वह सत्ता अनुत्तरदायी सत्ता वह सत्ता है जो किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जो किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जैसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। पैराग्राफ चेंज कर दो। देखो, सत्ता संगठन में सर्वोपरि होने के बावजूद निरपेक्ष नहीं होता। इस पर कई मर्यादाएं लगती है, इसकी कई मर्यादाएं व सीमाएं होती है। यह मर्यादाएं संगठन के निम्न स्तर पर अधिक प्रभावी होती है और उच्च स्तर पर कम प्रभावी होती है। और उच्च स्तर पर क्या होगा? कम प्रभावी होगा। सत्ता के मुख्य सीमाएं निम्न है। पहला लिखो, भौगोलिक परिसीमाएं। देखिए, पर्यावरणीय परिसीमाओं के कारण भी या भौगोलिक परिसीमाएं जैसे मौसम, जलवायु इत्यादि के कारण भी सत्ता का प्रयोग प्रभावित होता है। जैसे आपको याद होगा, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होगा, चाहे गांव वाला इलाका होगा, जो रिमोट इलाका में चुनाव पहले ही खत्म कर दिया जाता है ताकि लोग जल्द से जल्द वहां से निकल सके। होता है कि नहीं होता है? वही शहरों में, महानगर में निर्वाचन वाले तक चलता है। ठीक है, नंबर 2 कर लो। अब लिख लो, संगठनात्मक बाधा। संगठन का उद्देश्य, संरचना, कार्य व्यवहार इत्यादि भी सत्ता के अनुप्रयोग के संभावना को प्रभावित करते हैं। जैसे आप हाईवे में काम करते हो तो ज्यादा सत्ता का प्रयोग सामान्य रूप में नहीं कर सकते हो, आपको गुमनाम रहना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? आपका परिचय आप सामने नहीं दे सकते किसी को। अब लिखो, वैधानिक बाधा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैधानिक बाधा। देखिए, वैधानिक बाधा में संविधान, विधान इत्यादि द्वारा निर्धारित सीमाएं सम्मिलित होते हैं।
सीमाएं सम्मिलित होते हैं जो सत्ता के प्रयोग को परिसीमित करते हैं, जो सत्ता के प्रयोग को क्या करते हैं, परिसीमित करते हैं। अब देखो सामाजिक सांस्कृतिक बाधा, सामाजिक सांस्कृतिक बाधा, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि भी, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि भी सत्ता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि भी सत्ता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। देखते हो एक ही पद पर पुरुष बैठा है, उसी पद पर महिला बैठी है, तो देखोगे कि जो पुरुष होगा ज्यादा सत्ता का प्रयोग करेगा, महिलाएं थोड़ा कम करेगी, ऐसा होता है। समझ रहे? फिर कैसा समाज इस पर निर्भर करता है, हमारे खुला समाज है कि बंद समाज है वगैरह, ठीक है, पढ़ा लिखा है कि गैर पढ़ा लिखा है। फिर देखो जैविक बाधा हमने समझा, बायोलॉजिकल लिमिटेशन भी तो है, ऐसा थोड़ा कि आप अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी आप में। देखिए शारीरिक परिसीमा, शारीरिक परिसीमा अथवा जैविक बाधा के कारण भी, जैविक बाधाओं के कारण भी सत्ता का प्रयोग प्रभावित होता है। सत्ता का प्रयोग क्या होता है, प्रभावित होता है। जो मोटा मोटी महिलाओं को नहीं बतला रहा था कि संगठन वाली ये संगठन हो गया, तो संगठन में आप देख लो कि जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, नीचे ये परिसीमा ज्यादा है इधर, और जैसे ऊपर जा रहे हो सत्ता का परिसीमा कम होता जाता है। देखते हो समाज में नीचे तबके के लोग होते होंगे, समाज के सभी मर्यादा उन्हीं पर ज्यादा लागू होते। जो ऊंचे तबके पर बैठे हो तो उनको तो उतना समाज से सरोकार नहीं होता या समाज की मर्यादा लागू नहीं, तो वो अपने हिसाब से काम करते। तो इससे ज्यादा मर्यादा निम्न स्तर पर, जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे मर्यादा कम लागू होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ आया आपको? तो ये था तो सत्ता को परिभाषित करे, सत्ता का कितने प्रकार है, सत्ता की सीमाएं, एक क्वेश्चन जो आया था बीपीएससी में उसको आपने किया। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके उत्तरदायित्व के बारे में लिखते हैं। देखिए उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व एक अमूर्त अवधारणा है। उत्तरदायित्व एक अमूर्त अवधारणा जो क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो क्या करना है और क्या नहीं करना है निर्धारित करता है। जो क्या क्या करना और क्या नहीं करना यह निर्धारित करता है। या एक व्यक्ति के, या एक व्यक्ति द्वारा, या एक व्यक्ति द्वारा उसके कर्तव्य निर्वहन के, उसके कर्तव्य निर्वहन के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। कर्तव्य अनुपालन, कर्तव्य निर्वहन के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। जैसे देखो कार्य से बना कर्तव्य जिसको दायित्व भी बोलते हैं, तो कार्य और कर्तव्य में फर्क क्या हुआ, कार्य के साथ नैतिकता लगा दो तो कर्तव्य हो जाएगा। माता पिता का सेवा करना कार्य नहीं है, कर्तव्य, क्योंकि नैतिकता जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग दायित्व कहते हैं। तो दायित्व के बाद जो प्रश्न उठता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व। यानी कोई बेटा अपने माता पिता का सेवा ना करता है तो हम उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और अगर कोर्ट मामला चला, कोर्ट में चला गया मामला, तो फिर से न केवल उत्तरदायी ठहराएंगे बल्कि जवाबदेह भी ठहरा सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नहीं कि हर बेटा का जिम्मेवारी अपने माता पिता का सेवा करे, देखभाल करे, उनको रोड पर छोड़ना दे। कहा था कि नहीं कहा था? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? देरी नगर। तो क्या होता है, कर्तव्य क्या हो गया, कर्तव्य हो गया आपका, वो हो गया
ये कर्तव्य का जो अनुपालन है, कर्तव्य निर्वहन को, उसी को हम लोग दायित्व कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए प्राय उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता समानार्थक प्रयुक्त होते हैं। प्राय उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता समानार्थक प्रयुक्त होते हैं, परंतु उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता प्राय समानार्थक प्रयुक्त होते हैं। परंतु दोनों के बीच क्या होता है? परंतु दोनों के बीच अंतर होता है। परंतु दोनों के बीच क्या होता है? अंतर होता है। उत्तरदायित्व के औपचारिक क्षेत्र को जवाबदेहिता कहते हैं। उत्तरदायित्व के औपचारिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औपचारिक स्वरूप को जवाबदेहिता कहते हैं, जिसमें किसी अधीनस्थ को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए वरिष्ठों को कर्तव्य निर्वहन के बारे में वरिष्ठों को जवाब देना होता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। जवाब देना होता है। इसमें वैधानिकता और नैतिकता दोनों के तत्व होते हैं। यह न केवल कर्तव्य निर्वहन सुनिश्चित करता है, यह न केवल कर्तव्य निर्वहन सुनिश्चित करता है, यह न केवल एक कर्तव्य निर्वहन सुनिश्चित करता है, बल्कि एक जवाबदेह और संवेदनशील शासन भी सुनिश्चित करता है। बल्कि यह एक जवाबदेह और संवेदनशील शासन सुनिश्चित करता है। उत्तरदायित्व भी कई प्रकार का होता है। उत्तरदायित्व भी कई प्रकार का होता है। लिखो पहले, उत्तरदायित्व भी कई प्रकार का होता है। जैसे अंतरिम उत्तरदायित्व और अंतिम उत्तरदायित्व। अंतरिम उत्तरदायित्व और दूसरा अंतिम उत्तरदायित्व। देखिए, अंतरिम उत्तरदायित्व वह है जिसका प्रत्यायोजन किया जा सकता है, और किसी दूसरे पर दे। परंतु अंतिम उत्तरदायित्व वह है जिसका प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, जैसे संसदीय लोकतंत्र में अधिकारी तंत्र अंतिम उत्तरदायित्व झेलता है। अधिकारी तंत्र अंतरिम उत्तरदायित्व का वहन करता है, जबकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बोल सकते हैं, मंत्रिपरिषद अंतिम उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। अंतरिम नहीं है, उसका अंतिम है। वो किसी को टाल नहीं सकता, किसी को बोल नहीं सकता, उसी को झेलना होगा। चाहे अधिकारी गलती करे चाहे ना करे, झेलना मंत्री को होता है कि नहीं होता है? देखिए, उत्तरदायित्व दूसरा और भी लिख लो। उत्तरदायित्व के और भी कई रूप होते हैं, जैसे
उत्तरदायित्व के और भी कई रूप होते हैं, जैसे राजनीतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व, व्यवसायिक उत्तरदायित्व, लिखो। जनता के प्रति उत्तरदायित्व को राजनीतिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। संगठन के प्रति उत्तरदायित्व को संस्थागत उत्तरदायित्व कहा जाता है। संगठन के प्रति उत्तरदायित्व को संस्थागत उत्तरदायित्व कहा जाता है। और व्यवसाय के प्रति उत्तरदायित्व को व्यवसायिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। इसे नैतिक उत्तरदायित्व भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। देखिए, सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगसम होना चाहिए। अर्थात दोनों को सभी प्रकार से समान होना चाहिए। एक छोटा सा टेबल बना दो 5 लाइन का। एक टेबल बना लो, इधर लिख लो सत्ता और इधर लिख लो उत्तरदायित्व। इधर लिखो सत्ता, इधर लिख लो उत्तरदायित्व। सत्ता के नीचे लिखो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार। जवाबदेही। उत्तरदायित्व के नीचे लिखो कर्तव्य का अनुपालन। फिर सत्ता के नीचे लिखो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह। सत्ता ऊपर से नीचे की ओर। जब उत्तरदायित्व के नीचे लिखो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह। फिर तीसरा लिखो सत्ता के नीचे लिखो या कर्तव्य निर्वहन के बाद भी रहता है, या अस्थायी रहता है, या अपेक्षाकृत अस्थायी रहता है। अर्थात कर्तव्य निर्वहन के बाद भी रहता है। और उत्तरदायित्व के नीचे लिखो यह कर्तव्य निर्वहन के साथ समाप्त हो जाता है। यह कर्तव्य निर्वहन के साथ क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर लिखो यह कर्तव्य निर्वहन का प्रतिफल है। पुरस्कार है। जो लिखो दायित्व निर्वहन का प्रतिफल है। और इधर लिखो यह सत्ता का मूल्य अथवा कीमत है। यह सत्ता का मूल्य अथवा क्या होता है? कीमत होता है।
नेक्स्ट लिखो, यह पद स्वीकार्यता अथवा वैधानिकता पर निर्भर करता है। यह पद कौमा स्वीकार्यता और सक्षमता पर निर्भर करता है। इधर लिखो, यह वैधानिकता और नैतिकता पर निर्भर करता है। वैधानिकता और नैतिकता पर निर्भर करता है। पैराग्राफ चेंज कर देख लो। यदि किसी परिस्थिति में सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत का उल्लंघन होता है, यदि किसी परिस्थिति में सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, अर्थात सत्ता उत्तरदायित्व से अधिक हो जाता है, सत्ता उत्तरदायित्व से अधिक हो जाता है, तो सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है, सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है, संसाधन की बर्बादी होने लगती है, संसाधनों की बर्बादी होने लगती है, लोकहित की उपेक्षा होने लगता है, लोकहित की उपेक्षा होने लगती है, लोकहित की उपेक्षा होने लगती है, भ्रष्टाचार और अनियमितता बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार और अनियमितता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि किसी परिस्थिति में उत्तरदायित्व सत्ता से अधिक हो जाता है, तो इसके विपरीत यदि किसी परिस्थिति में उत्तरदायित्व सत्ता से अधिक हो जाता है, तो उत्तरदायित्व सत्ता से अधिक हो जाता है, तो उत्तरदायित्व सत्ता से अधिक हो जाता है, तो सत्ता का सॉरी उत्तरदायित्व ज्यादा हो गया और सत्ता कम हो गया, तो लिखो, तो सत्ता हटा दो, सत्ता का नहीं, तो कार्य आधे अधूरे रह जाते हैं, कार्य आधे अधूरे रह जाते हैं, सत्ता और संसाधन बर्बाद हो जाते हैं, सत्ता और संसाधन निरर्थक हो जाते हैं, सत्ता और संसाधन निरर्थक हो जाते हैं, अधिकारियों का मनोबल गिर जाता है, अधिकारियों का मनोबल गिर जाता है, और प्रशासन और शासन का साख दुष्प्रभावित हो जाता है, प्रशासन और शासन का साख दुष्प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही परिस्थितियां अनुपयुक्त और अहितकर है, अनुपयुक्त और अहितकर है। इसलिए सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगक्षम होना चाहिए, सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगक्षम होना चाहिए। यह सिद्धांत पहले के समान आज भी प्रासंगिक है, पहले के समान आज भी प्रासंगिक है।
और इसका भविष्य में भी पूर्ण प्रासंगिक बने रहने का पूर्ण प्रासंगिक बने रहने का पूर्ण संभावना है। भविष्य में भी प्रासंगिक बने रहने का पूर्ण संभावना है। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो कल मैं आपको कराऊंगा समन्वय वाला टॉपिक और पर्यवेक्षण कराऊंगा, फिर एक क्लास लूंगा आपका विकेंद्रीकरण और प्रत्यावर्तन पर। ठीक है ना? तो ठीक है, समझ में आया आपको? इसको अपने से लिखना। मैंने 2 टॉपिक कराया, एक सत्ता और उत्तरदायित्व पर नोट कराया और एक सत्ता पर अलग क्वेश्चन आता है कि सत्ता को परिभाषित करे, सत्ता के प्रकार और परिसीमाओं को लिखे, तो दोनों क्वेश्चन टेकअप हो जाएगा। क्लियर है? मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन आवे ना भी, तो इस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो, काफी कंसेप्चुअल। ठीक है देन, ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।